नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। एक सवाल से शुरुआत करते हैं। आप न्यूज़ चैनल के लिए सबसे पहले किस चीज़ का, या आप माफ़ कीजिए, न्यूज़ के लिए सबसे पहले किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? गूगल, मेटा यानी कि फेसबुक, यूट्यूब, एक्स जिसे आप पहले ट्विटर कहते थे, या कुछ और? चाहे आपका पसंदीदा वेबसाइट हो या फिर न्यूज़पेपर, हम लोग गूगल, इंटरनेट जैसी टेक कंपनियों के प्लेटफॉर्म्स का ही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनसे इन कंपनियों को कितना मुनाफा होता है? आप हैरान रह जाएंगे। ये बिलियन डॉलर्स में जाता है। खरबों डॉलर्स की कमाई, ये अरबों डॉलर्स की कमाई ये कंपनियां करती हैं। अब ज़रा सोचिए, जो इसके ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको इससे कितनी कमाई होती है। भारत में तो ये ज़ीरो है, हालांकि एक रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल यूट्यूब पर चलता है, पर वो अलग है। मतलब अभी रेवेन्यू शेयरिंग के लिए कोई न्यूज़ स्पेसिफिक मॉडल नहीं है, और यहीं से वो टकराव शुरू होता है, जिसके लिए आज सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गूगल और मेटा जैसी कंपनियों को एक तरह से अल्टीमेटम जारी कर दिया है। दो टूक कहा है कि या तो वो खुद से ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर्स ट्रेडिशनल मीडिया कंपनियों के साथ रेवेन्यू शेयर करने के लिए एक फेयर मॉडल लाएं। उन्होंने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, कॉपीराइट की बात की। उन्होंने न्यूज़ प्रोफेशनल्स, टीवी, अखबार जैसी ट्रेडिशनल मीडिया कंपनी, ओरिजिनल क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर, इनफैक्ट प्रोफेसर और रिसर्चर्स तक की बात की। ट्रैफिक और एंगेजमेंट बढ़ाने वालों से उन सबको उचित पैसा देने के लिए एक तरह से कहा। अश्विनी वैष्णव ने एक अल्टीमेटम सा दिया कि अब कुछ ठीक करना ही होगा, और चेतावनी दी कि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर सरकार के पास अपने रास्ते हैं। दुनिया के दूसरे देशों ने ये सब करके दिखाया भी है। दरअसल अश्विनी वैष्णव जब ये कह रहे थे तो वो रेफरेंस दे रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, स्पेन, कनाडा जैसे देशों का, जहां गूगल, मेटा जैसी कंपनियों को कानून के डर से ही सही लेकिन ओरिजिनल न्यूज़ कंपनियों को पेमेंट करना पड़ रहा है, वो भी कई मिलियन डॉलर्स का। और अमेरिका में भी इस तरह का एक बिल लंबित है। अगर वो पारित हो गया तो एक स्टडी के मुताबिक इन दिग्गज टेक कंपनियों को बिलियन डॉलर्स में पेमेंट करनी होगी, यानी कई अरब डॉलर की पेमेंट वहाँ पर भी होगी। अभी तो वो जो भुगतान कर रहे हैं वो कुछ भी नहीं है। तो आज आवाज़ अड्डा में हम इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये कुछ अलग तरीके की नई चीज़ें हैं, क्योंकि अब जो हमारा पूरा प्लेटफॉर्म है कंजम्पशन ऑफ न्यूज़ का, एंटरटेनमेंट का, वो बदल चुका है, और सोशल मीडिया ने इसमें एक बड़ी जगह बना ली है। तो आखिर कैसे सोशल मीडिया प्लेयर कमाई को शेयर करेंगे, और उचित तरीके या फेयर मॉडल का क्या फॉर्मेट हो सकता है, ये सब आज बात हम करेंगे। लेकिन उससे पहले अश्विनी वैष्णव साहब ने जो कहा है उसको सुन लेते हैं। Must also share revenue in a fair way with the people who are creating the content, whether it is news persons, the conventional media, the creators sitting in far-flung areas, large influencers, small influencers, the professors and researchers who are disseminating their work using the platforms. Everywhere the concern, the principle now has to be set right, and there has to be a fair share of revenue with the people who are creating the content. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं अश्विनी वैष्णव साहब कि एक फेयर मॉडल बनाना चाहिए जहाँ पर ये रेवेन्यू शेयरिंग का कोई मॉडल हो। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी, सत्य हिंदी के फाउंडर आशुतोष, और साइबर लॉ एक्सपर्ट पवन दुग्गल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, ये बात, ये सुगबुगाहट तो काफ़ी दिनों से हो रही थी। जब ऑस्ट्रेलिया में आई थिंक 2020-21 के आसपास वो कानून आया था, जहां पर ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने जब कानून लागू किया तो गूगल और मेटा जैसी कंपनियों को आज की तारीख में करोड़ों रुपए, करोड़ों डॉलर्स इनफैक्ट पेमेंट करने पड़ रहे हैं ट्रेडिशनल मीडिया हाउसेस को। तभी से ये एक चर्चा का विषय है पूरी दुनिया में, नॉट इनफैक्ट ओनली इन भारत। लेकिन जितना बड़ा सोशल मीडिया का तंत्र अब भारत में फैल चुका है, शायद दुनिया में कहीं और नहीं है। हर्षवर्धन जी, चूंकि आप पत्रकार भी रहे, आज भी है इनफैक्ट, लेकिन आपने एक प्रॉपर ट्रेडिशनल मीडिया में भी काम किया है, अब आप एक
इन्फ्लुएंसर कह लीजिए या कंटेंट क्रिएटर भी हैं ना, दोनों तरह की चीज़ें आपने देखी हुई है और इस पूरे सिस्टम को अच्छी तरह समझते हैं। अब अश्विनी वैष्णव साहब जो बात कह रहे हैं कि भारत में भी इस तरह की कोई व्यवस्था होनी चाहिए, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए विपिन जी, सबसे पहले तो ये कि जो पब्लिशर प्लेटफॉर्म होता है वो हमेशा कंटेंट क्रिएटर के साथ बेईमानी करता रहा है, चाहे ट्रेडिशनल मीडिया का रहा हो चाहे न्यू मीडिया का रहा हो। जो बुक छापते हैं जो पब्लिशर, जिन जगहों पर आर्टिकल लिखा जाता है, तो जो कंटेंट देने वाला है उसके साथ हमेशा कम से कम रेवेन्यू के मामले में बेईमानी होती रही। अब बेईमानी न भी कहिए तो कहिए ईमानदारी, थोड़ा कम, बेईमानी थोड़ा शायद थोड़ा कड़ा शब्द हो जाएगा। अब पब्लिशर थोड़ा सा बड़ा हो गया और ये जो न्यू मीडिया वाला पब्लिशर है, इसने चाहे कोई कुछ कहे लेकिन एक नए किस्म का डेमोक्रेटाइजेशन किया है। और मैं ये मानता हूं कि ये बड़ा शानदार है कि कुछ गिने चुने अखबार, कुछ गिने चुने टीवी चैनल या कुछ मीडिया हाउसेस की उससे इतर एक बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा किया है। ये जो रेवेन्यू शेयरिंग का मसला है ये दो मोर्चों पर है। एक तो ये कि जो ट्रेडिशनल मीडिया हाउसेज हैं उनके जो न्यूज को, क्योंकि वो तो भाई न्यूज कलेक्शन में पैसा खर्च कर रहे हैं, रिपोर्टर लगा रहे हैं, अपना संसाधन लगा रहे हैं, उनको अगर गूगल या जितना भी इस तरह का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो इस्तेमाल करते हैं तो कैसे उनको रेवेन्यू शेयरिंग करनी चाहिए, एक नंबर। दूसरा, जो हम जैसे इंडिविजुअल कंटेंट क्रिएटर्स हैं, यानी जो कोई मीडिया हाउस नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़े नहीं है, इंस्टीट्यूशन नहीं है, लेकिन वो अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं। अभी जो दूसरे वाले में है इसमें भी दो तरह की चीजें हैं। एक तो ये जो हमारे जैसे लोग हैं जो रेयरली किसी और का कंटेंट उठाते हैं, अपना ओरिजिनल काम करते हैं, और दूसरा जो दूसरे के ही कंटेंट को रिसाइकिल, रीपैकेज करके, रिक्रिएट करके उसको चलाते हैं। अब सरकार को इन तीनों अलग अलग लेवल पर करना होगा, लेकिन अच्छा है कि भारत की सरकार ने ये देर से किया, मतलब इतना समय क्यों लगा ये मुझे समझ नहीं आया, लेकिन चलिए अगर उसको करा पाए तो बहुत अच्छा होगा। और इसका दूसरा पहलू एक है कि भारत सरकार को और हमारी जो कंपनियां उनको गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिए कि हम कब तक सिर्फ एक डेटा रहेंगे, कंटेंट प्रोवाइडर रहेंगे, पब्लिशर के तौर पर हमारा रोल क्या होगा, यानी जो ऐसे प्लेटफॉर्म है उसकी कोई भूमिका भारत की होने वाली है क्या, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। पवन दुग्गल साहब, जो बात हर्षवर्धन जी ने कही, दो हिस्से हैं डेफिनेटली इसके। एक तो कन्वेंशनल मीडिया, जो ऑस्ट्रेलिया, मैंने उदाहरण दिया आपको, वहाँ पूरी कहानी कन्वेंशनल मीडिया के इर्द गिर्द घूमती है, जहाँ तर्क ये था कि एक बड़ा मीडिया हाउस इतने पैसे खर्च करके एक पूरा रियल स्टेट खड़ा करता है, ऑफिस बनाता है, उसमें पूरा एडिटोरियल बोर्ड अपॉइंट करता है, फिर वो न्यूज़ गैदरिंग और तमाम इंस्ट्रूमेंट पे पैसे खर्च होते हैं, यानी कि बहुत तामझाम करने के बाद, एक बड़ा पैसा खर्च करने के बाद वो खबर बनती है, उसमें एक विश्वसनीयता भी रहती है, जवाबदारी भी रहती है, वो तो चलिए एक बात हो गई। लेकिन उसी पीस को उठाकर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल दिया जाता है और वो उससे पैसे कमाते हैं, और ये तर्क दिया गया था कि आपको इनके साथ रेवेन्यू शेयर करना है। अब मैं भारत के संदर्भ में ये बात करता हूं, तो हर्ष जी ने सही कहा कि दो हिस्सों में आज मंत्री जी ने बात की। एक तो कन्वेंशनल मीडिया का भी नाम लिया और उन्होंने नाम लिया एक इंडिविजुअल इन्फ्लुएंसर का, जिसमें वो यहां तक चले गए कि दूर दराज का इन्फ्लुएंसर, मतलब कोई गांव देहात में भी बैठा हो, इवन कोई रिसर्चर हो, कोई प्रोफेसर हो। अब यह है कि अगर मैं खबरों तक सीमित रहूं, कोई एक अलग सी चीज आ जाए तो अलग बात है कि कोई विशेष शोध करके ही ले आया और उसने बनाया तो डिफरेंट है। लेकिन खबरों के जो मूल स्रोत होते हैं वो चाहे एक बड़े मीडिया हाउस से आए, चाहे वो कोई उसे इंडिविजुअल आदमी बनाए, वो निकलता कहीं बड़ी जगह से ही है, कहीं अखबार से उठाया हुआ होता है, किसी टीवी चैनल से उठाया हुआ होता है, क्योंकि उसके अलावा किसी के पास ना इतने संसाधन है, ना इतना नेटवर्क है कि वो खबरों को मूल रूप से निकाल कर लाए। ऐसे में चाहे कोई भी उस खबर को दे रहा हो और वो किसी भी नेटवर्क पे चल रही हो, चाहे उसका नाम गूगल हो, चाहे मेटा हो, चाहे एक्स हो, उसका रेवेन्यू शेयर करने का एक आधार, एक लॉजिक बनता है, जहां से मूल रूप से खबर निकली है और उसके लिए पैसा भी खर्च किया गया है, संसाधन भी है और उसकी जिम्मेदारी भी है। एक तो दिक्कत यह है कि इस प्लेटफॉर्म पे किसी की कोई जिम्मेदारी भी नहीं होती, पर वो सवाल थोड़ा अलग है। मैं सिर्फ पैसे की और रेवेन्यू की शेयरिंग तक अभी अपने सवाल को रखता हूं। मुझे लगता है ये बहुत ही फेयर और नेचुरल बात है कि साहब, अगर आपने किसी के स्रोत से गंगा निकाल ली है तो उस स्रोत का की भरपाई तो आपको करनी पड़ेगी। वो कैसे करेंगे? वो आप पैसे के माध्यम से करेंगे।
बहुत देर से दिखाया है कि ये जो जितने भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इंटरमीडियरीज हैं, वो अक्सर कंटेंट क्रिएटर्स को पैसा अक्सर नहीं देना चाहते ऑन वन प्रिटेक्स्ट और द अदर। ऑस्ट्रेलिया ने अब कानून बना दिया है, तो विद द रिजल्ट अब वहां पर पैसे आने शुरू हो गए हैं। यहाँ पर भारत में समस्या ये है कि भारत में कोई कानून ही मौजूद नहीं है जो इन सर्विस प्रोवाइडर्स को, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स और इंटरमीडियरीज को विवश कर सके कि साहब इतने पैसे आपने कंटेंट क्रिएटर्स को देने हैं। क्यों? क्योंकि जब आपने कंटेंट उनका इस्तेमाल किया तो कहीं ना कहीं उनका जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है उसका भी आपने उल्लंघन किया है, इंफ्रिंजमेंट हुआ है, तो भरपाई करने की जिम्मेवारी तो आपकी बनती है। आज की तारीख में अगर मैं भारत का सूचना प्रौद्योगिकी कानून सन 2000 देखूं या आईटी रूल्स 2021 देखूं जिनका संशोधन 2023 में हुआ था, तो इस पहलू को लेकर कानून पूरी तरीके से चुप्पी साधे हुए है। हालांकि सेक्शन 87 भारत का आईटी एक्ट केंद्रीय सरकार को ये पावर प्रदान करता है कि वो वक्त वक्त पर ड्यू डिलिजेंस के पैरामीटर्स परिभाषित कर सकती है। तो आज की तारीख में कोई प्रकार का कानून केंद्रीय सरकार को रोक नहीं रहा है। इनफैक्ट केंद्रीय सरकार चाहे तो वो नए रूल्स एंड रेगुलेशंस आईटी एक्ट के अंदर ला सकती है, विवश करने के लिए कि साहब आप क्योंकि इस प्रकार के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, बेनिफिट कर रहे हैं, तो लिहाजा आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। और ये बिल्कुल फेयर और लॉजिकल सी बात है। प्रॉब्लम क्या है? सर्विस प्रोवाइडर्स को लगता है कि साहब भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है, सबसे बड़ा जनसंख्या का राष्ट्र है, तो हम कुछ भी अपनी मनमानी करनी चाहें कर लेंगे, और क्योंकि कानून सख्त नहीं है तो हम कहीं ना कहीं जुगाड़ के माध्यम से हम बाईपास कर पाएंगे कानून को। मुझे लगता है कि मैसेजिंग जो है गलत तरीके से गई है। सही मैसेज देना जरूरी है, और इसलिए मैं सराहना करना चाहूंगा मंत्री महोदय के कि एटलीस्ट उन्होंने अब ये बात छेड़ दी है। आज तक तो ये बात छेड़ी भी नहीं जा रही थी, अब आपने छेड़ दिया है तो कहीं ना कहीं आपको अंदेशा लग रहा है कि ये सरकार के मनन में आ गया है और उनके चिंतन में आ गया है। तो लाजमी सी बात है, अगर ये इस तरह का लीगल रिजीम इम्प्लीमेंट होता है तो सबके लिए विन विन है। जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके लिए विन विन है, जो अल्टीमेटली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के प्रोटेक्शन की बात हो रही है उसके लिए विन विन है, और अल्टीमेटली जो फिलहाल बाकी कंटेंट प्रोवाइडर्स ब्लीड कर रहे हैं, मेहनत वो कर रहे हैं, मतलब उगा वो रहे हैं, फल वो बना रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली फल कोई और खा जा रहा है, मलाई कोई और ले रहा है। मुझे लगता है ये मलाई अनावश्यक तरीके से लेने की जो प्रक्रिया है इसको रोकना पड़ेगा, लेकिन ये कानून से ही हो पाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि सेल्फ रेगुलेशन से ऐसा होने वाला है, तो ऐसी कोई भी चीज भारतवर्ष में बिल्कुल भी ना तो संभव है ना हो पाएगी, क्योंकि भारतवर्ष में डंडा चलता है। अगर कानून का डंडा इस बात को परिभाषित करेगा कि आपको पेमेंट देनी है तब तो पेमेंट आएगी, वरना अगर आप कानून का डंडा नहीं चलाएंगे तो पेमेंट नहीं आएगी। तो दायित्व अब सरकार के ऊपर है कि वो किस प्रकार से नए रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आती है इस दिशा में। तो नए रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, आज कहां खड़े हैं, उस पर भी बात करते हैं। उससे पहले दर्शकों को एक आंकड़ा मैं शेयर करना चाहता हूं। 2025 के हैं ये आंकड़े। गूगल की जो कमाई है भारत से वो है 35,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की। उसी तरह मेटा की जो कमाई है वो है 30,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की। और उसके अगेंस्ट में अगर हम भारत के जो 5 बड़े टीवी ब्रॉडकास्टर्स हैं और अन्य ब्रॉडकास्टर्स हैं कंबाइन, उनकी कमाई देखें तो वो कुछ 40,000 करोड़ रुपए के आसपास आती है। यानी गूगल और मेटा को जोड़ दिया जाए, उन सारे ब्रॉडकास्टर्स को जोड़ दिया जाए तो गूगल और मेटा की कमाई उससे ज़्यादा है, जबकि वो केवल एक प्लेटफॉर्म है। न्यूज़ बनाने का काम इनका है, न्यूज़ को प्रसारित करने का या छापने का काम इनका है। आशुतोष जी, अब जो बहस छिड़ गई है, अब अभी कानून का रूप जब लेगी तब लेगी, आगे कैसे बढ़ेगा देश इसमें देखना होगा। ये बहस अभी मैंने आंकड़े भी बताए कितनी व्यापक है, सही दिशा में है। और भारत में भी चूंकि ऑस्ट्रेलिया या फ्रांस जहां कानून लग गए हैं और वहां पर आदान प्रदान हो रहा है पैसों का, लेकिन भारत इन कंपनियों के लिए सबसे बड़ा मार्केट है और अब वक्त है कि ये रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल आए। मुझे लगता है कि ये बहुत उचित कदम होगा। उचित कदम इसलिए होगा क्योंकि भारत को बहुत एग्रेसिवली अपने मार्केट को मार्केट करने की जरूरत है। हम जो काम पिछले सालों में नहीं कर पाए एक तरीके से, वो यही है कि हमने अपने 140 करोड़ के मार्केट को उस तरीके से मार्केटिंग नहीं की। आज की तारीख में दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कहीं इंटरनेट पेनिट्रेशन है तो वो हिंदुस्तान में है। सबसे ज्यादा अगर कहीं सोशल मीडिया
के सब्सक्राइबर हैं तो वो हिंदुस्तान के अंदर हैं, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो यूट्यूब हो, या फिर आपका फेसबुक हो, ट्विटर हो, लगभग सब जगह में भारत आगे है। चीन की आबादी हमसे ज्यादा है, लेकिन चीन के अंदर आप जानते हैं वहां पर रेस्ट्रिक्टेड है सब कुछ। और इसलिए अगर हम ये तय कर लें कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको यहाँ के कंटेंट क्रिएटर के साथ या जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं उनको अगर रेवेन्यू शेयर करनी पड़ेगी, तो मुझे अच्छी तरीके से भरोसा इस बात को लेकर कि वो मानने के लिए बाध्य हो जाएंगे। क्योंकि अगर कनाडा उनको बाध्य कर सकता है, जिसकी आबादी तकरीबन 3 करोड़ के आसपास है, तो फिर भारत की तो उससे कोई तुलना ही नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की भी आबादी कोई बहुत ज्यादा नहीं है। तो जितनी तो अगर सारे लगभग बड़े जो यूरोप के अगर देशों को भी मिला ले तो भी उनकी आबादी भारत के बराबर नहीं है। तो भारत को एग्रेसिवली अपने अपने मार्केट को मार्केट करने की जरूरत है। और अगर सरकार इस दिशा में अगर कोई कदम उठा रही है या किसी तरीके की बात कर रही है तो मुझे लगता है ये स्वागत योग्य कदम है। और इसके साथ सारे कंटेंट क्रिएटर्स को, जो न्यूज के तमाम आउटलेट या प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको इसमें उनके साथ होना चाहिए। हालांकि मेरा ये भी मानना है, थोड़ा सा पवन जी की राय से उतना थोड़ा सा मैं डिसएग्री करता हूं। इसके लिए आपको कोई कानून बनाने की भी जरूरत नहीं है, ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से भी हो सकता है और ये संभव है, ये किया जा सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि अगर भारत ने एक बार तय कर लिया तो क्या ये फेसबुक के जो जकरबर्ग हैं या फिर तमाम दूसरे लोग हैं, क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं भारत के मार्केट को लूज करना? कतई अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और अगर कंटेंट क्रिएटर जो आप, ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली एग्रीगेटर्स है, प्लेटफॉर्म ऑफ एग्रीगेटर्स है। ये ओरिजिनल कंटेंट भी क्रिएट नहीं कर रहे हैं। तो जो ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट कर रहा है, आप कम से कम उसकी क्रिएटिविटी का तो कुछ तो उसको फायदा दीजिए। और अगर रेवेन्यू शेयरिंग के लिए अगर डिमांड कर रहा है तो उसमें गलत कुछ भी नहीं है। सिर्फ इतनी सी बात है क्योंकि इनको लगता है कि उनकी मोनोपोली है और उस मोनोपोली को कहीं से कोई चैलेंज नहीं है। कंटेंट क्रिएटर जाएगा कहां तो कहां जाएगा, ये फायदा उठाने की कोशिश करे। और मुझे लगता है कि दिस इज द राइट टाइम, गवर्नमेंट शुड स्टेप इन एंड गवर्नमेंट शुड फोर्स दीज पीपल टू डिवाइस सम फार्मूला जिसके आधार पर आप कंटेंट क्रिएटर के साथ आप रेवेन्यू शेयरिंग करें। राइट तो आपने नियम कानून की बात 2-3 बात आ गई। विराग जी हमारे साथ हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, जाने माने विशेषज्ञ हैं। विराग साहब, आज अगर ये चीज़ भारत में इम्प्लीमेंट होनी है तो टेक्निकली हम कहाँ खड़े हैं? क्या ये कंपनियां स्वतः ऐसा करेंगी, या जैसा आशुतोष जी ने कहा कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ही ये काम हो जाएगा, या आपको नियम बनाने पड़ेंगे या संसद से कोई बिल पास करना पड़ेगा? हम इसको टेक्निकली आगे लेकर कैसे जा सकते हैं? विपिन जी, मैं सामान्यतः आशुतोष जी से पूर्णतः सहमत नहीं होता हूं, लेकिन आज मैं पूरी तरह से सहमत हूं। और अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल को बताना चाहूँगा। उन्होंने बोला था, जीवन का सौंदर्य विरुद्धों के सामंजस्य में है। दो विरोधी चीज़ों का सामंजस्य वो साहित्य और जीवन का बड़ा सौंदर्य होता है। इस विषय में मैं 3 बड़े विरोधाभासों को बताऊँगा और उससे पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। जैसा आशुतोष जी ने बोला कि एग्रीगेटर हैं ये लोग, कुछ भी नहीं करते हैं, जिसको कानून की भाषा में इंटरमीडियरी बोलते हैं। और इंटरमीडियरी की कोई लायबिलिटी इसीलिए नहीं होती है क्योंकि कुछ नहीं करता है। लेकिन वो इंटरमीडियरी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गए हैं। इसका मतलब कि बगैर कुछ किए बन गए हैं, तो वो कर रहे हैं अगर कुछ तो इंटरमीडियरी नहीं है। और अगर जो कर रहे हैं तो उस पर फिर वो शेयरिंग या टैक्स क्यों नहीं देते हैं? ये पहला विरोधाभास है। ये दुनिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती की बात है कि इंटरमीडियरी अगर कुछ कर रहा है तो उसका सेफ हार्बर प्रोटेक्शन खत्म होना चाहिए, और कुछ नहीं कर रहा है तो आमदनी कहाँ से होनी चाहिए? ये पहला विरोधाभास है। दूसरा विरोधाभास, हमारी AI की कॉन्फ्रेंस, जो हमारी AI की कॉन्क्लेव हुई, जिसको हमने बड़ा सक्सेसफुल बताया। लेकिन वो जो AI की कॉन्क्लेव है और पूरे भारत में जो हम AI की जो क्रांति ला रहे हैं, ये बेसिकली हमारे कानून व्यवस्था, रूल ऑफ लॉ और IPR का एक हम उसको दफना रहे हैं। क्योंकि AI का मतलब ये है कि हमारे जो कॉपीराइट्स, पेटेंट या जो हमारी IPR की व्यवस्था है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। ये दूसरा विरोधाभास है। और तीसरा विरोधाभास सरकार का है कि सरकार पिछले कई सालों से, मैं बताऊंगा किस चरणों में, कि बोलती होना चाहिए, हम करेंगे, लेकिन किया क्या? मुझे नहीं लगता है कि पिछले 15 सालों में या 10 सालों में या पिछले 6-7 सालों में कुछ भी हुआ है। सिर्फ करने की एक हम डिटर्मिनेशन करते हैं। अब हम इस पूरे प्रकरण को 4 हिस्सों में बांटें। 2013-14 में, ये कोई नई बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। 2013-14 में दिल्ली हाई कोर्ट में केंद्र सरकार ने हलफनामा दिया था और बोला था कि इन कंपनियों के कारोबार पर हम टैक्स लगाएंगे। और दूसरी बात आई थी बच्चों के सोशल मीडिया के नियमन के बारे में, क्योंकि फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया 2 देश हैं जो दोनों काम एक साथ कर रहे हैं और भारत दोनों कामों में नहीं कर रहा है।
तब 2013-14 में पहली बार बात आई थी। दूसरी बात आई थी 2019 के चुनावों के पहले, जब ये बात आई थी कि इन कंपनियों के ऊपर किस तरीके से इनके रेवेन्यू शेयरिंग टैक्स लगना चाहिए, सेफ हार्बर की सुविधा खत्म होनी चाहिए। और उसके बाद ट्विटर पे बड़े पैमाने पर उठापटक हुई, पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी इस बारे में एक्शन लिया। फिर जब 2021 में ऑस्ट्रेलिया ने इस बारे में जब एक्शन चालू किया तो भारत में भी इसमें काफ़ी सारी बातें चालू हुई, लेकिन सिर्फ बातचीत ही होती रही। अब अगर हम अपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI को देखें और साथ साथ हो रही घटनाओं को देखें, तो जब हम हाईवे बनाते हैं तो हाईवे में लोगों से टोल टैक्स लेते हैं, लेकिन हमने इतना बड़ा DPI बनाया, रेवेन्यू शेयरिंग को सिर्फ हम कंटेंट क्रिएटर के साथ शेयरिंग के मत रखें। रेवेन्यू शेयरिंग का मतलब ये है, अभी आपने जो इनके रेवेन्यू के जो 35,000-40,000 करोड़ रुपए के आंकड़े दिए हैं, सन 2015-16 में दिल्ली हाई कोर्ट के सामने बताया गया था कि गूगल इंडिया की भारत से कारोबारी आमदनी 4,29,000 करोड़ रुपए है और टैक्स सिर्फ वो 5,000 करोड़ रुपए में देते हैं। तो पूरी दुनिया में एक जो नया टैक्सेशन सिस्टम ये आ रहा है कि चूंकि इंटरमीडियरी कुछ नहीं करता है, तो जिसकी उसकी जो कस्टमर्स हैं, जो उनके जो सब्सक्राइबर्स हैं, उसके अनुपात में उनको टैक्स देना चाहिए। तो भारत में 20% उनके जो ग्राहक हैं, उसके हिसाब से गूगल, फेसबुक या ट्विटर को 20% आबादी पर टैक्स देना चाहिए, पहली बात है। दूसरा, आप कुछ नहीं करते हैं, आप पब्लिकेशन हाउसेस का, मीडिया का उनका कंटेंट लेते हैं, उनको टैक्स देना चाहिए। इंक्लूडिंग हर आदमी कंटेंट क्रिएटर है, जो फेसबुक में कुछ लिख रहा है वो कंटेंट क्रिएटर है, और उसकी वजह से फेसबुक की पर कैपिटा उनकी वैल्यू बढ़ रही है। तो मुझे लग रहा है ये बड़ा विषय है। कंपनी एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत हम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कानून से बड़ी बात एक हमको स्ट्रांग विल पावर और एक स्पष्ट सोच की आवश्यकता है। जी, स्ट्रांग विल पावर, ये एक अच्छा उदाहरण हो सकता है। हर्ष जी, जब ऑस्ट्रेलिया में ये बात आई थी तो गूगल ने उसका विरोध किया था, मेटा ने उसका विरोध किया था। गूगल ने तो यहां तक कह दिया था कि हम ऑस्ट्रेलिया छोड़ देंगे, तो ऑस्ट्रेलियाई सरकार का साफ कहना था आप छोड़ के जाइए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। मेटा ने शुरुआती दिनों में खबरों को दिखाना बंद कर दिया था, क्योंकि एल्गोरिदम तो उनके हाथ में है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मत दिखाइए, और अंततः उनको झुकना पड़ा सरकार की स्ट्रांग विल के आगे। क्या हमको भी अब इन कंपनियों को थोड़ी आंखें दिखाना जरूरी है? नहीं, निश्चित तौर पर इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना कि मैं विराट जी से सहमत हो जाता हूं, आज थोड़ी सी कुछ चीजों पे असहमति। देखिए, जब हम ये सब कह रहे हैं तो हम इस सरकार की सबसे पहली आलोचना होनी चाहिए, और पता नहीं सरकार की करेंगे या इन कंपनियों की करेंगे जो अपने देश के हैं, कि आज तक हमारी कोई कंपनी कोई भी पब्लिक प्लेटफॉर्म नहीं क्रिएट कर पाई। अगर आप यहां से करेंगे तो बात थोड़ी शायद ठीक से समझ में आएगी। गूगल पर, मेटा पर, एक्स पर या इस तरह के यूट्यूब जितने भी हैं, उन प्लेटफॉर्म पर पहली बात तो मेरा ये मानना है कि ग्रीवांस से आगे जाकर जो टैक्स की बात कर रहे हैं, उनकी कंपनी का पूरा काम ही यहीं से होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि मैं यूट्यूब चला रहा हूं, तो मुझे अमेरिकी यूट्यूब के लिए क्यों उत्तरदायी होना पड़े, पहला तो यह है। दूसरा ये है कि जो हम कह रहे हैं कि भारत में अगर हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं, उदाहरण के लिए सिर्फ मैं एक आंकड़ा देता हूं, जब कोविड का समय था तो लगभग 8,300 करोड़ रुपए ये भारतीयों की कमाई हुई। अब आप ये कह सकते हैं कि हम तो भाई कंटेंट का करते हैं, कंटेंट को हमको पैसा मिलना चाहिए, ये बात सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन जो लोग ज्यादातर, जिनको आप इंडिपेंडेंट कह लीजिए, जिनको आप नए ये यूट्यूबर्स की, क्रिएटर्स की जमात कह लीजिए, इनको तो पैसे ही नहीं मिलते थे। और अभी लेटेस्ट अगर कहें तो करीब करीब इंडियन जो क्रिएटर हैं उनको 21,000 करोड़ रुपए मिले हैं। फिर से मैं दोहरा रहा हूं, 21,000 करोड़ रुपए इंडियन क्रिएटर को सिर्फ यूट्यूब ने दिया है। तो आज के समय में जब गवर्नमेंट अलग अलग तरह के चैलेंजेस से जूझ रही है, अलग अलग तरह की एम्प्लॉयमेंट इशू हैं, अलग अलग तरह की चीजें हैं, तो उसमें इसको भी आप एकदम से खारिज नहीं कर सकते। एक चीज जो मुझे लगता है जो तुरंत करना चाहिए, अभी भी यूट्यूब हो, एक्स हो या जो भी है, उसने अपना रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल नहीं अभी तक डिस्क्लोज किया है। कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। कोई कहता है 1 लाख पे 1,000 रुपया, कोई कहता है ये व्यू है, फिर अलग अलग आरपीएम, मतलब वो अलग अलग है। उसकी एक क्लैरिटी, कोई तो एक मॉडल सामने आए, हमें पता हो कि ठीक है ये है, उसमें इतना अगर आया, या हमारा डैशबोर्ड ही आज तक बन जाए कि जिसका डैशबोर्ड है उसको तो पता हो कि कितने रुपए उसको मिल रहे हैं। ये सरकार के लिए भी ठीक होगा अगर उनको ये पता चल पाए कि सारी कंपनियों की कितनी कमाई हो रही, तो उनको भी एक असेसमेंट करने में, उनसे उनके ऊपर दबाव बनाने में, टैक्स बनाने में वो आसान होगा। लेकिन ये कहना कि हम सिर्फ इस वजह से दबाव बना लेंगे कि हम बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत कुछ है, ये ठीक बात है, लेकिन हमारा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, ये भी आप समझिए। और चाइना, क्योंकि सारे प्लेटफॉर्म उसके हैं,
हमारा अपना है, लेकिन वो अमेरिकन कंपनियों को या वेस्टर्न वर्ल्ड को नहीं एंट्री करने देता है। तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ये सिर्फ ऐसे बात नहीं हो सकती कि हम उनको बुलाएंगे भगाएंगे, ये वाला आइडिया मुझे बहुत ठीक नहीं लगता है। जी हाँ, विराग साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए हर्षवर्धन जी, बड़े संयोग की बात है कि एक ऐसी बात के साक्षी हैं कि 2017-18 में हमने एक रिप्रेजेंटेशन दिया था वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को, और उसको 5 लोगों ने दस्तखत किए थे। देश के मूर्धन्य 5 लोग जो स्वदेशी से जुड़े हुए थे। उसमें के.एन. गोविंदाचार्य थे, उसमें राम बहादुर राय जी थे, उसमें बासवराज जी पाटिल थे, और 2 और लोग थे उसमें। और उसमें हमने उस समय 10 कंपनियों के 20 लाख करोड़ की आमदनी का विवरण दिया था, और हमने कानूनी प्रावधान दिए थे कि इनके अनुसार इन पर आप टैक्स लगाना चाहिए, टैक्स की वसूली करनी चाहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने व्हाट्सएप के बोला कि आप डेटा शेयरिंग नहीं करेंगे। 2016 से व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक आपस में डेटा शेयरिंग कर रहे हैं। हमें और आपको जीवन के रोजाना हर चीज में जीएसटी देनी पड़ती है। डेटा का जब कारोबारी इस्तेमाल करते हैं वो जीएसटी नहीं देते हैं। तो हमने नोटबंदी किया तो ऑनलाइन पेमेंट आ गया, हमने जीएसटी लगाया तो इंटर स्टेट का उनका ट्रेड चालू हो गया, हमने लॉकडाउन किया तो पूरा ओटीटी का और ऑनलाइन गेमिंग का मार्केट बढ़ गया, हमने डीपीआई किया, हमने उनसे टैक्स नहीं वसूला, हमने उनको सारी सहूलियत दी, लेकिन डेटा सुरक्षा कानून लागू नहीं किया। फिर हम बोलते हैं भारत में कोई कंपनी आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। जब आप विदेशी कंपनियों के लिए आप रेड कारपेट बिछा रहे हैं तो भारत की कंपनी आगे कैसे बढ़ेगी। बात पे, लेकिन एक बात जो हर्षवर्धन की बात से मैं एग्री करूंगा, और वो ये है कि वाई नॉट, जब दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट आपके पास है, दुनिया के सबसे ज्यादा मोबाइल फोन्स आपके पास है जिसके ऊपर ये पूरे धंधे चलते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, मेटा एक्सेट्रा, आपके पास अपना एक कोई प्लेटफॉर्म क्यों नहीं हो सकता। और ये कोई बहुत हाईली टेक्निकल प्लेटफॉर्म तो है नहीं जिसे कोई बना नहीं सकता। एक बार बन गए तो बन गए, और ऐसा नहीं, कोशिशें हुई हैं बीच में, कुछ प्लेटफॉर्म्स आए, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं, क्योंकि एक ओपन मार्केट स्पेस है, लोगों की एक आदत पड़ चुकी है, उन्होंने उन पे शिफ्ट नहीं किया। हालांकि एक अपने आप में अलग बहस होगी, किसी दिन करेंगे, कि क्यों ना, अगर आपके पास इतना बड़ा मार्केट है, इतने सारे कंटेंट क्रिएटर हैं, इतना कंटेंट है, तो आपके अपने प्लेटफॉर्म्स क्यों नहीं है। और ये कोई बहुत टेक्निकली टिपिकल चीजें नहीं है। क्या कहना चाह रहे हैं जी हर्ष? नहीं, मैं ये कह रहा हूं इसमें विपिन जी, सिक्योरिटी और नैरेटिव का भी इश्यू है ना। कोई भी सरकार क्या इतने, मैं इसका लाभार्थी हूं, मैं ये ठीक है मुझे यूट्यूब से पैसे मिल रहे हैं, लेकिन क्या यूट्यूब, क्या मेटा, क्या एक्स, इंस्टा, ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म दूसरे हैं। हमारा अपना कंटेंट हो सकता है, लेकिन वो कौन सा कंटेंट पुश कर रहे हैं, किस तरह का नैरेटिव भारत में कर रहे हैं। और मैं तो इसका एकदम बिना किसी हिब्बट के पक्षधर हूं कि आपको 16 साल तक के बच्चों के लिए भारत में तय ही करना पड़ेगा कि सोशल मीडिया का क्या होगा। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाना अलग चीज है और सोशल मीडिया का उपयोग करना अलग चीज है। कई बार लोग ये भी मिक्स करते हैं कि जब एआई हम पढ़ा रहे हैं तो फिर सोशल मीडिया का यूज क्यों करें। मुझे लगता है सरकार को कई मसलों पर, जिसको कहते हैं ना, इसका दायरा बहुत बड़ा है और उस पर कोई कॉन्क्रीट, ये अच्छा है जो अश्विनी वैष्णव जी ने अभी कहा, ये बहुत अच्छा है, ये लागू होना चाहिए लेटर एंड स्पिरिट में, लेकिन बहुत सी चीजें हैं जो अभी भी ये पूरी नहीं हो रही है। और चूंकि विराग जी ने ध्यान दिलाया, मैं उसके आगे का बता रहा हूं। जब अनुराग ठाकुर सूचना प्रसारण मंत्री थे, बाकायदा इस पर हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन दिया था, उन्होंने भी जो इसके डिजिटल क्रिएटर हैं उनसे बातचीत की थी, लेकिन वो बात आगे नहीं बढ़ी। यानी कंपनियों को जवाबदेह नहीं बनाया जा सका, हमारे नियम कानून हो सके। बिल्कुल एग्री। और देखिए हर्ष जी, आज इत्तेफाक कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, कि आज आपने जिक्र किया 16 साल के बच्चों, उनके लिए सोशल मीडिया, 6 बजे हमने वही कार्यक्रम किया। अभी टेस्टिमनी चल रही है वहां पे अमेरिका में, मार्क जकरबर्ग की जो सारी कहानी आप लोगों को पता ही है, उनसे जो सवाल पूछे जा रहे हैं, वो ऐतिहासिक मुकदमा कह लीजिए जिसपे और 1600 मुकदमे की नींव रखी हुई है। तो वो सब कुछ भी आज हमने किया, और वो भी इसी पूरे इकोसिस्टम का एक हिस्सा है। लेकिन अभी थोड़ी सी, क्योंकि एक फोकस बातचीत है यहाँ पर, बट हाँ, आपके इस बात से एग्री हूं, क्योंकि ये रेवेन्यू शेयरिंग और वो सारी बातें इसी बात से भी जुड़ी है कि क्या भारत के अपने प्लेटफॉर्म होते तो भारत का डेटा, जिस डेटा की हम बात करते हैं, अब तो डेटा से बात बहुत आगे निकल गई। पहले ये थी चिंता, हमारा डेटा ले जाएंगे, डेटा ले जाएंगे, अब तो हमें ही ले जा रहे हैं, बच्चों को ले जा रहे हैं, और वो वायरल चीजें और उससे तमाम तरह की प्रॉब्लम्स और ये सब, तो वो एक अलग विषय, उस पर भी। लेकिन एक रेवेन्यू शेयरिंग वाला, आशुतोष जी, अब जैसे 21,000 करोड़ का एक डेटा दिया अभी हर्ष जी ने, अब ये भी इसमें थोड़ा बाइफरकेट करना होगा कि ये कंसंट्रेशन कितना है। ये 21,000 करोड़ में से अगर कितने लोग होंगे, शायद टॉप के 1,000 यूट्यूबर जिनको
कम से कम 80% पैसा चला गया होगा, बाकी बहुत छोटा छोटा पैसा बटा होगा। वो कंसेंट्रेशन भी देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में हमको कितना पैसा किस डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से मिल रहा है। हमें लग रहा है कि ये हमारे को एक डिजिटल इकोनॉमी या क्रिएटर्स इकोनॉमी बन गई है, लेकिन क्या वो उस लेवल पे जाके सबको रोजगार या पैसा दे पा रही है, वो एक अलग बात। लेकिन अब अगर इस सिस्टम को आपको अपने देश में लागू करना है, इस सिस्टम को आगे बढ़ाना है, जहां पर डिजिटल, और इस पे देखिए ऑस्ट्रेलिया ने जो शुरुआत की थी 2021 में, और इनफैक्ट शायद 2024-25 में, अगर मैं गलत नहीं हूं, वो एक और लॉ ले आए। उनका कहना है कि अच्छा, पहले तो उन्होंने कहा कि आप आपस में तय कर लीजिए, और समझौते हो गए कंपनियों के बीच में। मेटा ने किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ अलग समझौता किया, दूसरे के साथ अलग किया। उन्होंने कहा जो नहीं करेगा उस पर मैं टैक्स लगाऊंगा, और टैक्स कितना होगा वो आपको बहुत भारी पड़ जाएगा। तो कंपनियां वापस लाइन पे आ गई। क्या हमें भी इस लाइन पर अब चल देना चाहिए? नहीं, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है, हमें तो चलना ही चाहिए। देखिए, जो अभी रेवेन्यू शेयरिंग की बात हो रही है, अभी क्या हो रहा है, सिर्फ अगर मैं आपको सिर्फ क्या कहते हैं इसका, यूट्यूब का अगर उदाहरण आपके सामने रखूं, तो यूट्यूब क्या करता है, आपके जितने व्यूज होते हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो आपको वो दे देते हैं रेवेन्यू, और आप उससे बड़ा खुश हो जाते हैं। ठीक है, सवाल यहां पे क्या है, और फिर वो उसकी मनमर्जी है, कभी वो आपको कम देता है, कभी ज्यादा देता है, और क्या कोई भी अपनी पॉलिसी किसी भी समय अचानक चेंज कर देता है। तो आज से 4 साल पहले जिस तरीके से लोगों को गूगल से पेमेंट मिल रहा था, आज उसमें कमी आ गई है, क्योंकि उन्होंने अपना शेयर काफी बढ़ा दिया, जो कंटेंट का उसका शेयर कम कर दिया है। महत्वपूर्ण, इसमें 3 बड़े महत्वपूर्ण सवाल है। पहला सवाल इस बात को लेकर यह है कि एक फिक्स पॉलिसी होनी चाहिए, और वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, यानी सबको पता होना चाहिए कि आप अगर इतना कंटेंट क्रिएट करेंगे, उससे आपको इतनी रेवेन्यू अर्न हो रही है, तो फिर उसका इतना % हमें कंटेंट क्रिएटर को देना होगा, कम व्हाट में, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। दूसरा, जो ये बात हो रही है कि ये आते हैं और ये टैक्स नहीं देते, मुझे लगता है वो बिल्कुल अलग तरीके से ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। जो हमारा टैक्सेशन का सिस्टम है, उस टैक्सेशन के सिस्टम के हिसाब से उनसे पैसे लिए जाने चाहिए। जैसे अगर हिंदुस्तान की कोई कंपनी अगर जिस तरीके से उस टैक्स नेट में आकर अगर पैसे देती है या टैक्स देती है, तो इनको भी उसी के हिसाब से देना चाहिए। दोनों चीजों को हमें मिक्स नहीं करना चाहिए। हम जो बात कर रहे हैं, जो आज आपके विषय है, वो ये कि कंटेंट क्रिएटर हम हैं, हम कंटेंट लगातार क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन हमको उतना पैसा नहीं मिल रहा है, उससे कई ज्यादा गुना ये कंपनीज विज्ञापन के माध्यम से क्रिएट कर रही हैं या उसको अर्न कर रही हैं। तो उसमें एक प्रोपोर्शनैलिटी होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हमने डिजिटल पे इतने लाख व्यूज हमारे पास आ गए, तो आपने हमको इतना लमसम अमाउंट हमको दे दिया। वो उससे काम नहीं, उसमें भी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो आप कितना क्रिएट कर रहे हैं, इस तरीके से अगर आप ट्विटर पर भी देखें, तो ट्विटर पे भी वहां पे जब से एलन मस्क आए, तब से वो कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी वो लोगों के अकाउंट में डालते हैं, उसमें भी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। कभी आपके अकाउंट में पैसे आते हैं, कभी आपके अकाउंट में पैसे नहीं आते, और किस फॉर्मूले के तहत आते हैं ये भी आपको पता नहीं है। तो टोटल ट्रांसपेरेंसी का इसमें अभाव है, और वो अपनी मोनोपोली का पूरा फायदा उठाते हैं। मैं एक चीज में मैं कम से कम हर्षवर्धन जी की राय से सहमत हूं कि हिंदुस्तान सॉफ्टवेयर का सुपर पावर है आज की तारीख में, लिहाजा हमको भी इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करने चाहिए। लेकिन उसमें मुझे एक भिन्नता इस बात को लेकर यह है कि ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म हिंदुस्तान के किसी भी सरकार के अधीन नहीं होना चाहिए। वो अगर कोई हिंदुस्तान की अपनी कोई कंपनी अगर क्रिएट करना चाहे तो कर सकती है, और उसको करना भी चाहिए, और अगर करेगी तो बेहतर ही होगा। मैं ये मानता हूं कि जो ये फॉरेन कंपनीज हैं, इनके अपने नैरेटिव्स होते हैं, अपने नैरेटिव्स उसी तरीके से पुश करते हैं। लेकिन एक चीज जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि कम से कम ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आए हैं, इसकी वजह से डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है। आज हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बैठा हुआ किसी भी भाषा का आदमी अपनी बात को लोगों तक पहुंचा सकता है और कर सकता है। हालांकि उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन कम से कम ये डेमोक्रेटाइजेशन हुआ सोशल मीडिया के माध्यम से, और मुझे लगता है इससे हमारी डेमोक्रेसी थोड़ी एनरिच होगी। तो उसमें सरकार अगर किसी तरीके का, सरकार सिर्फ उसके लिए एक रेगुलेटर का काम करे, वो ये तय कर दे कि भाई ये आप कंपनी है, हमारे कंटेंट क्रिएटर है, इनके बीच की जो रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए, किस तरीके से होनी चाहिए, और उसमें अगर मान लीजिए वो फॉल्ट करता है तो फिर उसको किस तरीके का पनिशमेंट या पेनल एक्शन होना चाहिए। ठीक है, आशुतोष जी कह रहे हैं डेमोक्रेटाइजेशन हुआ, हालांकि उन्होंने एक वर्ड उसके आगे लगाया कि एक हद तक का, और वो एक हद तक का ही है। पवन दुग्गल साहब, डेमोक्रेटाइजेशन ठीक है, ऐसे हमें लगता है कि सबको अपनी बात रखने की यहाँ पर आज़ादी है, हर कोई अपना चैनल क्रिएट कर सकता है, हर कोई अपना एक चैनल बना सकता है या पेज बना सकता है। लेकिन
जब वो पीछे की एल्गोरिदम है जिसके हाथ में ये पूरी चीज है कि वो कौन से पेज को आगे बढ़ाएगी, वो कौन सी बात को आगे ले जाएगी, और अगेन जिस तरीके से रेवेन्यू शेयरिंग का कोई डिस्क्रिप्शन कहीं नहीं है, ये एल्गो कैसे काम करती है, किस तरीके से काम करती है, किस अंदाज में काम करती है, हमें नहीं पता है। तो क्या सच में हम माने कि इसने जो डेमोक्रेटाइजेशन हमें फील होता है वो दिया भी है, या वो सब कुछ अपने फायदे के हिसाब से, जो एल्गो आज रात को ऐसी थी वो कल सुबह उठ के अलग होती है? देखिए, कहीं ना कहीं मिथ्या सामने जरूर नजर आती है। कारण ये है कि साहब, आपको तो ये ब्लैक बॉक्स फिनोमिनन जैसा बिहेव कर रहे हैं। आपको बता नहीं रहे साहब मेरा एल्गोरिदम क्या है, मेरा कैलकुलेशन मैकेनिज्म क्या है, मैं आपको कब मोनेटाइजेशन के क्या पहलू के साथ अवगत कराऊंगा, क्या नहीं कराऊंगा। तो आप तो उनकी मर्जी पर आ गए हैं। और विडंबना की बात यह है कि कंटेंट आप क्रिएट कर रहे हैं, ओरिजिनल कंटेंट आप क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली क्योंकि उनकी मार्केट मोनोपोली है, इसलिए वो इस तरह की मनमानी कर सकते हैं। और क्योंकि कानून चुप्पी साधे हुए हैं, तो वो उनके लिए और बेहतर बात है। बल्कि आप देख लीजिए कि आईटी रूल्स 2011 में देख लें, आईटी रूल्स 2021 में देख लें, आईटी डायरेक्शन 2022 में देख लें, इन तमाम सारे पहलुओं पर लेकर पूरे रूल्स चुप्पी साधे हुए हैं। आई थिंक इट्स टाइम कि हम सबको क्लैरिटी लेकर आए कि साहब जब आप कर रहे हैं तो ये आपको एक तो ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा। आज हम एआई की बात करते हैं, हम कहते हैं एआई को ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा। सिमिलरली आप भी जब साइबर में ये प्रकरण कर रहे हैं तो आपको अकाउंटेबल होना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं एक्सप्लेनेबल भी होना पड़ेगा। ये अधिकार है कंटेंट क्रिएटर्स का, लेकिन वो अधिकार तभी आगे बढ़ पाएगा जब हम कंटेंट क्रिएटर्स के अधिकारों को कानून के अंदर इंगित करेंगे, और उसके बाद कानून का डंडा जो है वो इंश्योर करेगा कि इन अधिकारों का सम्मान हो या उनका रिस्पेक्ट किया जाए। जी बिल्कुल। और यहाँ पर मेरे को घड़ी बता रही कि एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, लेकिन ब्रेक लेने के बाद एक और बड़ा सवाल होगा जो खास तौर पे मेरे दोनों पत्रकार मित्रों से होगा। वो ये कि क्या इस चीज़ ने पूरी तरीके से भारतीय पत्रकारिता, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो डिजिटल मीडिया हो, या चाहे वो टीवी वाला मीडिया हो, कन्वेंशनल मीडिया, उसको भी सिरे से नहीं बदल दिया है? क्योंकि पूरी एडवर्टाइजिंग तो धीरे धीरे यहाँ पर शिफ्ट हो रही है और जो कन्वेंशनल मीडिया है उसको हाँफना पड़ रहा है। ये सवाल कितना बड़ा है, कितना मौलिक है, और जो आज बात आई है उस लिहाज से कितना ज़रूरी है, ये और कुछ और ज़रूरी 2-3 सवाल इस छोटे से ब्रेक के बाद। आवाज अड्डा में हम आज बात कर रहे हैं कि सोशल मीडिया प्लेयर्स अपनी कमाई करो शेयर। क्यों? क्योंकि अश्विनी वैष्णव साहब, हमारे जो मंत्री जी हैं, आईएनबी मिनिस्टर, उन्होंने आज बोला कि एक प्लेटफॉर्म पर ये राय रखी कि अब वो वक्त आ गया है जब सोशल मीडिया कंपनी, जो कि अब एक मेन स्ट्रीम प्लेटफॉर्म की तरह हो गई हैं खबरों के लिए, उन्हें अपना रेवेन्यू शेयर करने के बारे में सोचना चाहिए, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ हो, चाहे वो क्रिएटर्स के साथ हो, चाहे वो दूर दराज के रिसर्चर के साथ हो, चाहे वो प्रोफेसर्स के साथ हो। और एक बात उन्होंने वहाँ पर रखी, और दुनिया के कुछ देशों में इस तरह के प्रावधान हो चुके हैं, कानून बन चुके हैं, जहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अपना रेवेन्यू शेयर करना पड़ता है कन्वेंशनल मीडिया के साथ। और वही बहस आज हम यहाँ कर रहे हैं। ब्रेक से पहले काफ़ी सारी बातें हुई, हमारे सभी मेहमान हमारे साथ हैं, और जैसा मैंने कहा था कि एक बड़ा सवाल अब उठ के यहाँ पर आता है कि क्या धीरे धीरे जो एडवर्टाइजिंग का पूरा स्ट्रीम अब शिफ्ट होता जा रहा है, या हो ही चुका है डिजिटल मीडियम पर या सोशल मीडिया वाले माध्यम पर। अमेरिका में तो हमने कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी देखी हैं जहां पर उन्होंने बताया कि यूट्यूब और फेसबुक जैसी चीज़ों ने नंबर्स के मामले में और बाकी चीज़ों के मामले में जो कन्वेंशनल मीडिया है उसको पीछे ही छोड़ दिया है। भारत में स्थिति अभी भी थोड़ी थोड़ी उसके आसपास पहुंची है, लेकिन कंप्लीटली वैसा नहीं हुआ है। तो दोनों ही अपने पत्रकार मित्रों से सवाल लूँगा। हर्षवर्धन जी, क्या ये इसलिए भी ज़रूरी है ताकि भारत का जो कन्वेंशनल मीडिया है, जिसके पास एक दायित्व भी है, जिसके जो भारत का भी है, भारत के हिसाब से सोचेगा, और साथ में ये कि वो जब कोई चीज़ लेकर आता है तो वो रिस्पॉन्सिबल रहता है उन खबरों के लिए। सोशल मीडिया में कहीं किसी प्रकार की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है, और एक एल्गोरिदम है, आज सुबह ये खबर ऊपर होगी तो अगले दिन वो खबर ऊपर होगी, और वो एल्गो कौन चला रहा है, नहीं चला रहा है, नहीं पता। तो इस लिहाज से भी कि भारतीय कन्वेंशनल मीडिया को अगर आपको जीवित रखना है तो भी आपको इन सोशल प्लेटफॉर्म से, चाहे वो रेवेन्यू शेयरिंग हो या कोई और तरीका, आपको लगाम लगानी पड़ेगी। नहीं, देखिए, रेवेन्यू शेयरिंग पर ही हम अटके हुए हैं, ये भी थोड़ा सा मुझे चिंतित करता है, क्योंकि रेवेन्यू शेयरिंग तो होना ही चाहिए,
लेकिन जो आपने कहा ना, ट्रेडिशनल मीडिया ने अपनी साख खोई, उसने न सांप सीढ़ी दिखाया, उसने भूत महल दिखाया, उसने स्वर्ग दिखाया, उसने पता नहीं क्या क्या दिखाया भूत प्रेत करके, और उसकी वजह से ही तो टीवी का सारा माहौल खराब हुआ ना। और जिसको हम कहते हैं कि आज आप कहेंगे तो वही ट्रेडिशनल मीडिया भी तो नेट पर है। ऐसा नहीं है ना कि कोई टीवी चैनल या कोई अखबार उसको इंटरनेट नहीं है, उनके पास भी वो सब कुछ है। लेकिन ये भी जरा सोचना पड़ेगा कि वो ट्रेडिशनल मीडिया वही इंटरनेट पर जाकर उतने क्यों नहीं व्यूज दे आ पाता है जो कोई और वैसे करता है। तो डेमोक्रेटाइजेशन तो हुआ है, ये मैं बहुत लंबे समय से कह रहा हूं, लेकिन अब इसका एक दूसरा पहलू है। जैसे टीवी चैनलों में टीआरपी की रेस में जाने क्या क्या दिखाया जाने लगा, मतलब वो तो इधर दूसरे तरह की चीजें शुरू हो गई, नहीं तो पहले तो जाने क्या क्या टीवी पे न्यूज छोड़ के सब आता था। क्या ऐसे ही इंटरनेट पर दिन भर अफवाह, झूठ, दिन भर पता नहीं किस किस तरह की चीजें, ये हो गया वो हो गया, इसको भी देखना पड़ेगा। मैं एक्स पर देखता हूं, पहले जब ट्विटर था उससे ज्यादा क्यों हो गया, क्योंकि अब पे आउट आने लगा। तो जो लोग कहानी बनाने लगे, जो लोग झूठ बोलने लगे, जो लोग दिन भर हिंदू मुसलमान करने लगे, जो दिन भर जाति जाति करने लगे, जाति संघर्ष की वीडियो पढ़ने लगे, तो क्या होता है कि इस पर लगाम लगानी पड़ेगी। रेवेन्यू वाला मसला एक तरफ है, लेकिन उससे जुड़ा हुआ है, और दोनों को आप अलग करके नहीं देख सकते। सरकार को यहां भूमिका निभानी। प्लेटफॉर्म तो कभी भी सरकारी होगा तो उसकी न तो वो साख बन पाएगी और न वो उस तरह से उपयोग में आ पाए। प्लेटफॉर्म तो आपको इंडिविजुअल, कोई कंपनी, कोई बनाना ही पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि इस दिशा में क्या आगे बढ़ पाएंगे, सबसे बड़ा सवाल यही है। और मैं फिर कह रहा हूं, इसने एक बहुत बड़ी कंटेंट क्रिएटर इकोनॉमी तैयार की है, आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। जी आशुतोष, इस पे आपके व्यूज? देखिए, ट्रेडिशनल मीडिया आप किसे कहते हैं? वो जो अखबार चलाते हैं, जो अखबार आता है उसको ही तो ट्रेडिशनल मीडिया आप कह रहे हैं ना। मेरा अखबार, कहना है कि टीवी, पूरा जी। हाँ हाँ, जो न्यूज का जो पूरा स्पेक्ट्रम है अब वो बदल गया है पूरी तरीके से। तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हो गई है। एक, अब अखबार नाम की चीज वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी पूरी दुनिया से। उसकी जगह आप जो है वो सारा कुछ इंटरनेट बेस्ड हो जाएगा, इंटरनेट बेस्ड हो जाएगा, और वो हो ही रहा है धीरे धीरे। आप देखिए दुनिया के जितने बड़े अखबार हैं, बल्कि मैं आपको बता दूं कि न्यूयॉर्क टाइम्स जो एक जमाने में जबरदस्त घाटे में चल रहा था और उसके बंद होने की स्थिति पैदा हो रही थी, उसको इंटरनेट जर्नलिज्म ने उसको जिंदा कर दिया और आज वो प्रॉफिट की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जबकि वॉशिंगटन पोस्ट वैसा नहीं कर पाया, तो वॉशिंगटन पोस्ट की दुकान अब आप देख रहे हैं वहां क्या हालत पैदा हो गई है। तो पहली बात यह कि चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, सबको इंटरनेट बेस पे आना ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता आशुतोष जी, नहीं। देखिए इंटरनेट अलग, मतलब मैं थोड़ा सा उसका बाइफरकेशन कर रहा हूं। इंटरनेट बेस इज ओके, सोशल मीडिया भी तो इंटरनेट के ऊपर ही चल रहा है, तो वो तो सारी चीजें नेट में आ जाए, डिजिटल फॉर्मेट में आ जाए। हमारी बात स्पेसिफिकली सोशल मीडिया के ऊपर है। मैं उसी पे आ रहा हूं जी। दूसरी बात क्या है कि जो सोशल मीडिया पे जो लिखा जा रहा है वो जर्नलिज्म नहीं है, इसको भी हमें समझने की जरूरत है। जो यूट्यूबिंग कर रहे हैं वो जर्नलिज्म नहीं कर रहे हैं। जर्नलिज्म अपने आप में एक पूरा प्रोसेस है। उस प्रोसेस से गुजर के ही जब कोई खबर फिल्टर होकर हम दर्शकों तक लेके जाते हैं तो उसको जर्नलिज्म, ये नहीं कि कोई आदमी कहीं भी खड़ा हो गया और कुछ भी बोलने लगा और उसको हम जर्नलिज्म मान ले। तो यहां पर इस फर्क को हमें समझना पड़ेगा। ट्विटर पे जो आदमी कोई लिख रहा है या यूट्यूब के अंदर कोई आदमी खड़े होकर कोई बयानबाजी कर रहा है या किसी कोई विजुअल को दिखा रहा है या कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है? कौन उसको ओन करेगा? आप इंडियन एक्सप्रेस अगर मान लीजिए उसी वीडियो को इंडियन एक्सप्रेस दिखा रहा है तो उसकी एक ओनरशिप है। या अगर मान लीजिए टाइम्स ऑफ इंडिया भी अगर अपने वेबसाइट पे कोई चीज डाल रहा है या यूट्यूब में डाल रहा है तो उसकी ओनरशिप है। आपको गारंटी है कि वो एक फिल्टर के थ्रू ही होके जाएगा। या जैसे हम सत्य हिंदी पे कोई चीज डालते हैं तो वो प्रॉपर फिल्टर्स लगे हुए हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी चीज आंख बंद करके वहां चली जाए, उसको तीन स्तरों पर जाके चेक करना पड़ता है तब जाके बनती। तो ये जो कंफ्यूजन पैदा हो रहा है कि यूट्यूबर्स जर्नलिज्म कर रहे हैं, बिल्कुल गलत। यूट्यूबिंग एक अलग विधा है, जर्नलिज्म एक अलग विधा है, दोनों में कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये कि चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया हो, दुनिया के सारे अखबारों को जो आज कागज के फॉर्म में आ रहे हैं उनको एक दिन खत्म होना है। इसलिए खत्म होना है क्योंकि अखबार 24 घंटे में एक बार आता है और उसकी जो पेरिशेबिलिटी है वो सिर्फ आधे घंटे के बाद वो अखबार इररिलेवेंट हो जाता है। जबकि जो आपने यूट्यूब पे जो आप जर्नलिज्म कर रहे हैं या सोशल मीडिया पे जो जर्नलिज्म कर रहे हैं वो सतत प्रक्रिया है, वो इंस्टेंट है और आप बिस्तर में सोते समय भी आप चद्दर के अंदर भी आप उसको देख रहे हैं, उसको कंज्यूम कर रहे हैं।
ऐसा अखबारों के साथ नहीं है, या टेलीविजन चैनल्स के साथ भी ये नहीं है। तो इसलिए ये टीवी चैनल्स और अखबार ये दोनों खत्म होने वाले हैं। कोई 5 साल के अंदर खत्म होगा, कोई 10 साल के अंदर खत्म होगा, और वो जर्नलिज्म चलेगा जो आप बिस्तर के अंदर आराम से रात को 12 बजे भी देख रहे हैं, सुबह के 3 बजे भी देख रहे हैं, रजाई ओढ़ के भी देख रहे हैं, और चलती हुई गाड़ी में भी देख रहे हैं। तो ये जो ज्योग्राफी न्यूट्रलिटी जो है, ये ज्योग्राफी एग्नोस्टिसिज्म जो है, वो डिफाइन करेगी कि हमको कौन सा जर्नलिज्म चाहिए। तो प्लीज कंफ्यूज ना करें, यूट्यूबिंग करने वाले सब यूट्यूबिंग करने वाले जर्नलिस्ट नहीं है। जर्नलिज्म करने वाले जर्नलिज्म यूट्यूबिंग का हिस्सा है, लेकिन यूट्यूबिंग जर्नलिज्म पूरी तरीके से नहीं। बिल्कुल, मैं छोटी सी एक बात जोड़ देता हूं, उसके बाद सभी लोग कुछ ना कुछ कहना चाह रहे हैं कि ये बात आपकी बिल्कुल सही है। और देखिए, इसी तरह से तो माध्यम आगे बढ़े। अखबार अगली सुबह आता था, लेकिन टीवी ने आके वो डिफरेंस खत्म कर दिया कि भाई आपको आज की खबर को कल सुबह नहीं पढ़ना है, मैं आपको आज बता दूंगा। अब डिजिटल मीडियम ने आके उस चीज को और छोटा कर दिया कि अरे कोई भी पीस हो, आपको अपॉइंटमेंट भी नहीं करनी कि मैं 8 बजे आवाज अड्डा देखूंगा, कि मैं 9 बजे समाचार सुनूंगा। जब चाहो, जहां चाहो, जैसे चाहो। आपने चद्दर का उदाहरण दिया, लोग बाथरूम में ले जाते हैं, ट्रैवल करते समय सुनते हैं। ये बहुत बड़ी सुविधा हो गई, जिस भी समय आपको चाहिए उस समय आपके लिए वो उपलब्ध है। दूसरी बात कही हर्षवर्धन जी ने कि भाई ये सारी सुविधा यूट्यूब पे सारे चैनल भी मौजूद है। कौन सा न्यूज़ चैनल वहां पर नहीं है? वो सब अपने आप को यूट्यूब पे लेकर आते हैं, लेकिन वो बना क्या रहे हैं, लोगों को क्या पसंद आ रहा है, वो एक है। और ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है कि जो इंडिविजुअल यूट्यूबर्स हैं, चाहे वो न्यूज़ के लिए आते हैं, वो ओपिनियनेटेड रहते हैं। यही बात उठी थी ऑस्ट्रेलिया में। जो मूल तर्क दिया था ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वो यही था कि एक पूरा न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 10 तरह के फिल्टर, एक एडिटोरियल बोर्ड है, वो खबर को लेकर आता है तो एक ऑथेंटिसिटी के साथ लेकर आता है। उस पर सवाल उठा दीजिए, वो अलग बात है, लेकिन उसकी तुलना इस तरह की न्यूज़ से नहीं की जा सकती। तो ये 2-3 अलग अलग पहलू हैं, राइट। अब सारे मेहमान कुछ ना कुछ इस पे और जोड़ना चाह रहे हैं। हर्ष जी, आपने उंगली उठाई थी, फिर विराग जी आपके पास आ रहा हूं। नहीं, मैं बहुत समय से ये कह रहा हूं, और मेरा ये मानना है कि जब हम कहते हैं कि कोई एक अखबार, कोई एक मीडिया हाउस वो जवाबदेह है, तो कोई भी व्यक्ति जो यूट्यूब पर है या एक्स पर लिख रहा है, उसकी जवाबदेही सरकार क्यों नहीं तय कर सकती है? सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये कहकर हम बड़ा ग्रे स्पेस छोड़ देते हैं। ये ठीक है, आशुतोष जी की इस बात से मैं सहमत हूं कि सारे यूट्यूबर पत्रकार नहीं है, कुछ पत्रकार यूट्यूबर हैं, ये ठीक है, वो जो प्रायिकता का सिद्धांत होता है वो चलेगा। लेकिन ये कह के हम ग्रे एरिया नहीं दे सकते ना। फिर क्या है कि वो लोग ऐसा कंटेंट बना रहे हैं कि बहुत से लोगों के ऊपर जो पत्रकारिता भी कर रहे हैं वो शायद दूसरी तरफ चले जा रहे हैं। मेरा ये मानना है कि जैसे आप कहते हैं कि कोई मीडिया हाउस, अखबार हो, टीवी हो, जैसे उसकी जवाबदेही है, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे जो बोल रहा हूं वो मेरी जवाबदेही होनी चाहिए। अगर आशुतोष जी ने कोई बात की, 1 बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, 4 बार हो सकता है, वो गलत करे, तो इनसे पूछा जाना चाहिए, मुझसे पूछा जाना चाहिए, क्योंकि ये नहीं, अनचेक्ड कोई भी मीडियम नहीं जा सकता है। जवाबदेही भी आप इसीलिए आज कह रहे हैं ना, इंडियन एक्सप्रेस का नाम ले रहे हैं, किसी अखबार का, किसी एक का क्यों ले, सारे अखबार, सारे टीवी चैनल, तो आपको जवाबदेही वाली बात कहीं लानी पड़ेगी, तब शायद ये बहस कुछ आगे बढ़ पाए। और जवाबदेही के लिए भी कुछ कानून तैयार हो रहे। विराग साहब, आप बात कहना चाह रहे थे, उस कानून का भी जिक्र कर दीजिए जो आया था प्रस्ताव में, अब कहां पहुंचा, क्या हुआ नहीं पता उसका, और अपनी बात भी रख दीजिए। देखिए, ब्रेक के पहले डेमोक्रेटाइजेशन की बात हुई थी। अंग्रेजों ने भी भारत में संसदीय प्रणाली लाए, अंग्रेजी शिक्षा लाए, जाति प्रथा को कम किया और कहीं ना कहीं से आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना की। लेकिन हमने तो अंग्रेजों को भारत से बाहर भगाया और हमने आज़ादी हासिल की, अपना गणतंत्र स्थापित किया। इसी तरीके से जो ये विदेशी डिजिटल कंपनियां हैं, टेक कंपनियां हैं, वो भारत में जब टैक्स नहीं पे करती हैं, भारत के कानून का पालन नहीं करती हैं, स्वदेशी अर्थव्यवस्था में बाधक हैं, इसीलिए उनको फ्री एंट्री देने की वजह से हम अपनी खुद की एंटिटी, कोई भी चाहे जो हो या कोई भी हो, हम सफल नहीं कर पा रहे हैं। अब मैं सिर्फ हर्षवर्धन जी से सिर्फ एक सवाल पूछूंगा, चाहे तो अभी जवाब दे दें, चाहे कभी दे दें, कि 2017 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 7 साल बाद संसद ने डेटा सुरक्षा कानून 2023 में बनाया, आज तक लागू क्यों नहीं हुआ? पिछले 6 सालों से सरसंघ चालक अनेक बार बोल चुके हैं कि ओटीटी को एक हमको कानून के दायरे में लाना चाहिए। ओटीटी और व्हाट्सएप को हम कानून के दायरे में क्यों नहीं ला रहे हैं? मुझे लग रहा है कि ये मर्ज बहुत बड़ा है और इस मर्ज पर अगर हमने ढंग से एक्शन नहीं लिया तो हम नए जमाने में डिजिटल उपनिवेशवाद के शिकार ऑलरेडी हो चुके हैं। और ये स्वदेशी, हम बार बार भारतीय उद्योगपतियों के उंगली उठाते हैं, लेकिन ये जो विदेशी कंपनियां हैं
ये डिजिटल उपनिवेशवाद के जो बहुत बड़े लेवल पे हमको जकड़न में ले रही हैं, इस ठीक पर है, समय सरकार सर बहुत को, कम रह गया। अब समाज को, आपने सुप्रीम सवाल कोर्ट पूछा है तो को क्विकली सभी को जवाब लेना ले लेते चाहिए। हैं। एक उंगली और उठ गई है जी, हर्ष जी क्विकली, एक मिनट के अंदर सर। देखिए, ये जवाब तो सरकार को ही देना है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि हमारी कंपनियां क्यों नहीं सफल हो पा रही, ये भी बड़ा सवाल है। और अभी भी कई मीडियम तैयार हुए, कई कंपनियां तैयार हुई, क्या हम भारतीय अपनी कंपनियों को उस तरह से नहीं कर पा रहे, या वो कंपनियां उतनी टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं है, ये भी बड़ा सवाल है। और सरकार के पक्ष में बिल्कुल मैं मानता हूं कि सरकार को इस मामले में कई कड़े नियम लागू ही करने चाहिए, कोई और रास्ता नहीं। जी आशुतोष, आप कुछ कह रहे थे। मेरा साफ तौर पर मानना है कि इस देश के अंदर कानून की कमी नहीं है। सवाल कानून का है ही नहीं, सवाल एग्जीक्यूशन का है। अगर कोई आदमी ट्विटर पे जाके अगर वो हिंदू मुसलमान के सवाल पे भड़काने की कोशिश करता है तो कानून ऑटोमेटिकली वहां होना चाहिए। अगर कोई जाके वहां पे गलत झूठ फैलाता है तो भी कानून इसके लिए उपलब्ध है। लागू क्यों नहीं होता? तो ये जो बार बार कोशिश होती है ना कि कानून बनाओ, कानून बनाओ, कानून बनाओ। हमारा संविधान अगर आप देख लीजिए और अमेरिका का संविधान देख लीजिए, अमेरिका का संविधान तो 2 पेज में आ जाएगा। हमारा संविधान मोटी किताब है। लेकिन दिक्कत क्या है कि हमारे यहां जो एग्जीक्यूशन का जो कन्वेंशन है उसको हम लागू नहीं करते। एक तरीके के लोगों के ऊपर हम कानून लागू करते, दूसरे तरीके के लोगों को कानून नहीं लागू करते। गरीब के ऊपर लागू हो जाता, अमीर के ऊपर लागू नहीं हो पाता। ये असल समस्या इस बात को लेकर है। अगर मैं विराट जी कह रहे हैं कि अगर हमारी जो विदेश की कंपनियां आकर टैक्स नहीं देती हैं तो क्यों नहीं देती हैं, तो सरकार की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए कि आप क्यों नहीं, भाई इनको ये खुली छूट क्यों मिली हुई है। इसका मतलब क्या है? या तो सरकार इनसे डरती है या सरकार इनसे कोई फायदा लेती है, तभी तो इनको ये छूट मिली हुई है। अन्यथा हम आप अगर टैक्स ना दें तो पता चला इनकम टैक्स वाला कल आ जाएगा, छापे मार देगा और हमारा घर अटैच कर देगा। तो ये छूट क्यों मिली हुई है? तो एक क्योंकि समय अब बिल्कुल समाप्त होने की तरफ आ गया, कंक्लूडिंग रिमार्क मैं दुग्गल साहब से लेना चाहता हूं। दुग्गल साहब, लंबी बहस कर ली हमने और इसके बहुत सारे पहलू है, क्योंकि ये सोशल मीडिया, इंटरनेट की दुनिया, जब आप इस पे जाते हैं तो इसमें कोई एक आयाम नहीं है, मल्टीपल आयाम वाली ये जगह है और उसके हर आयाम पे आप घंटों बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आज की बात करें, जो आज मंत्री जी की तरफ से बातचीत आई, तो ये होता हुआ हम कब तक देख सकते हैं? ये अभी लंबा रास्ता है। बात तो उन्होंने शुरू कर दी, पर होते होते बहुत दूर जाना होगा। देखिए, अभी तक तो ये बात आई नहीं थी, आज पहली बार आई है। हम मैजिकल रिजल्ट्स ना एक्सपेक्ट करें तो अच्छा होगा। हाँ, एटलीस्ट क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर बात बोल दी गई है तो एटलीस्ट अब इस पे चर्चा प्रारंभ हो जाएगी। मुझे लगता है सारे ये न्यूज और डिजिटल क्रिएटर्स जो हैं, ग्रुप्स, जब तक सरकार के ऊपर प्रेशर नहीं डालेंगे, उन पर रिप्रेजेंटेशन नहीं करेंगे, शायद वो इतनी ज्वलंत नहीं बन पाएगी। तो अब दायित्व जो है इंडस्ट्री पर बनता है कि साहब आप इसको जरा टॉप प्रायोरिटी पर दीजिए और इसको लेकर आइए, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लेकर आइए। आपके पास रूल्स एंड रेगुलेशंस की पावर है, वो लेकर आइए, संसद ना जाइए, लेकिन एटलीस्ट भारतवासियों को, भारतीय क्रिएटर्स को जो आपको रेमेडी प्रदान करनी है, जो सुविधा प्रदान करनी है, वो तो कृपया प्रदान कर दीजिए। तो वो अगर हम प्रेशर कर बना पाएंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कुछ देर बाद इस तरह की चीज आ सकती है। लेकिन अगर हम लोगों ने प्रेशर बनाना बंद कर दिया तो शायद इस बात को भी अगले कई साल लग जाएंगे। जी हाँ, चलिए, चर्चा तो शुरू हुई और आपकी हमारी भी चर्चा अच्छी रही। दर्शकों को भी मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात पसंद आई होगी, क्योंकि अब तो यही मीडिया में यही युग है। हो सकता है बहुत सारे दर्शक इस समय में यूट्यूब या किसी और डिजिटल मीडियम पर ही, किसी सोशल मीडिया पर ही देख रहे हो, क्योंकि वहां पे भी तो लाइव जाते हैं। तो इतनी इंटरमिंगल्ड है ये चीजें जिनको यूं सेपरेट करना आसान नहीं है। लेकिन आज जो बात आई है वो बात एक मार्के की बात है, होना चाहिए। उसके बहुत गहरे निहितार्थ हैं, बहुत लंबी वो चीज़ें हैं जिनके मतलब उससे बाहर आएंगे, चाहे वो इंडिविजुअल क्रिएटर हो, चाहे वो बड़े मीडिया संस्थान हो, चाहे वो आगे कोई और तरह की हम एक सिस्टम या इकोसिस्टम बनता हुआ देखें, क्योंकि ये पूरा प्लेटफॉर्म इवॉल्विंग और अब तो एआई भी इसमें एंट्री ले चुका है, जो बड़े पैमानों पर चीज़ों को डिस्टर्ब कर रहा है। और हो सकता है इस पूरे इकोसिस्टम को जैसे आज हम देखते हैं उसको भी बदल डाले। लेकिन बातचीत करना ज़रूरी है और देखते हैं, जैसा यहाँ पर कहा दुग्गल साहब ने, कि अब ये चीज़ होते हुए कब तक दिखाई देती है। क्या इसके लिए कोई कानून आएगा या सिर्फ सिंपल एक गाइडलाइन आ जाएगी या किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ये हो जाएगा? लेकिन बात निकल गई है तो अब इस पर हम भी लगातार बात करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का आज इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। नमस्कार।